मैंने बताया था लास्ट टाइम हमने दो लैंग्वेजेस पे काम करना है एंड्रॉइड में। बैकएंड के लिए हम यूज करेंगे जावा, ठीक है, जैसे आप बैकएंड के लिए यूज करते हैं सी शार्प, फ्रंट एंड के लिए आप लोग यूज करते हैं HTML या CSS, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रंट एंड में वो जो HTML CSS वाला काम है वो दोनों हम क्या करेंगे आपके पास XML में करेंगे। XML में बताया था इज जस्ट लाइक योर HTML। हमारे पास जो काम होते हैं वो बिल्कुल HTML की तरह है। थोड़ा सा जो आपके पास कोडिंग का स्टाइल है या राइटिंग का स्टाइल है वो आपके पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। प्रॉपर्टीज वही आएंगी, वैल्यूज आएंगी, आपके पास टैग्स आ जाएंगे, ठीक है। वही लेस देन से आपका बटन स्टार्ट होगा, उधर ही बटन स्टार्ट होता है। उधर आप लोगों ने लेस देन के साथ IMG यूज किया होगा, वो किसके लिए यूज होता था, इमेज के लिए। यहाँ पे टैग के साथ IMG की जगह उसका नाम है इमेज भी। वहां पे आपने /p यूज किया पैराग्राफ के लिए, यहाँ पे /text यूज करो, ठीक है। वहां पे इनपुट टाइप टेक्स्ट देते थे, यहाँ पे टैग लगा के एडिट टेक्स्ट दे, ठीक है, एडिट टेक्स्ट। मतलब हम चीजें ये सारी की सारी कवर करेंगे। ओके, ये मैंने गूगल ड्राइव के एक लिंक शेयर किया आपके साथ, ठीक है। इसमें आपकी एक फाइल है 350 समथिंग MB की, ठीक है। ये आप लोग डाउनलोड करें। इसमें JDK और नेटबीन्स ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बस JDK का आइडिया दे दूं। अब हमने क्या करना है, बैकएंड का काम करना है सारा का सारा जावा में, ठीक है। तो जावा भी आपके पास बिल्कुल C++ का एडवांस वर्जन है, ठीक है। काफी ऐसी चीजें C++ में आपने जो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया होगा, ठीक है। उसमें आपने वो लिंक लिस्ट वगैरह के कोड सारे खुद किए हैं। जावा में क्लास पहले से पढ़ी हुई है, बस आपने डॉट पुश पॉप क्यू के फंक्शन कॉल कर, ठीक है। सिंटैक्स फॉर लूप्स वगैरह, इफ एल्स वगैरह C# की तरह है, ठीक है। C# और C++ से जावा काफी हद तक फेमिलियर है, राइट। अब हमने क्या करना है, जावा कोड को अपनी मशीन पे रन करना है। तो हमारी मशीन पे एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि जावा की एप्लीकेशन को रन या बिल्ड कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आपको ना दो चीजें रिक्वायर होती है, एक JDK रिक्वायर होती है, ठीक है, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, जहां पे क्या होती है, जावा एप्लीकेशन रन। एक ये पॉइंट है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि आपकी JDK के साथ साथ आपको कंपाइलर चाहिए जो कि उस एप्लीकेशन को बनाएगा। JDK इन्वायरमेंट है जहां पे एप्लीकेशन ने चलना है, ठीक है। कौन सी एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन, ठीक है। जावा एप्लीकेशन को क्रिएट किस तरह करना है, वो नेटबीन्स कंपाइलर, आपके पास क्या है, नेटबीन्स कंपाइलर आ रहा है, ठीक है। जिस तरह आप C# की एप्लीकेशन भी रन करें तो उसके लिए विंडोज एक प्लेटफॉर्म है, वो आपकी एक exe फाइल बना देता है जिसको आप रन कर सकते हो। इसी तरह नेटबीन्स आपका कंपाइलर है, ठीक है, जो कि आपकी जावा एप्लीकेशन क्रिएट करेगा और उसको विंडोज पे रन करने के लिए आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए, वो है JDK। जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह के आपके पास कह लो कि किस्म की वेलकम स्क्रीन आ जाए, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फाइल और यहाँ से क्रिएट करना है न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। फाइल यहाँ से क्रिएट करना है न्यू प्रोजेक्ट। जितने लोग ऑनलाइन है, जितने लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, ये लिंक है, इसको डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा। ओके, यहाँ पे बाइड अब ये डिफरेंट है, जावा FX डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं। हमने यहाँ से फिलहाल के लिए सिलेक्ट करना है जावा, और राइट साइड पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है जावा एप्लीकेशन। लेफ्ट साइड कैटेगरीज में जावा और प्रोजेक्ट्स में आप सिलेक्ट करेंगे जावा एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ से हमने नेक्स्ट प्रेस किया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट, हमारे पास क्या आ गया, प्रोजेक्ट नेम आ गया। हमने इसका नाम रख लिया फॉर एग्जाम्पल इंट्रो के नाम से, ठीक है। आप डेट वाइज रख लें, टॉपिक वाइज रख लें, वीक वाइज रख लें, क्लास वाइज रख लें, मतलब हर काम के लिए क्या कर लें, फिलहाल सेपरेट प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लिया। तो इंट्रो के नाम से मैंने क्या कर लिया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरा वाला प्रोजेक्ट है इंट्रो के नाम से, ये भी मैंने क्या किया, क्रिएट किया। अब ये आपके पास क्या आ गया, आपका स्टार्टिंग या इनिशियलाइजिंग कोड आ गया। हमारे पास क्या आ गया, स्टार्टिंग या इनिशियलाइजिंग कोड आ गया, ठीक है। ऑनलाइन कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली दफा किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग करने लगे हैं? ऑनलाइन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली दफा कोई कोड देखने लगा या करने लगे हैं? हमारे पास क्या है, ये आपके पास क्या आया, स्टार्टिंग या इनिशियलाइजिंग कोड आया, ठीक है। आप लोग जब भी नेटबीन्स से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इस तरह का आपके पास क्या होगा, स्टार्टिंग या इनिशियलाइजिंग कोड होगा, ठीक है। ये देखो
ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये पता चल रहा है इंग्लिश में आ रही है, ठीक है। ये ऑथर नेम आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें आपको ग्रेश कलर में मेंशन है, इसको हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं कमेंट्स। आपको आइडिया होगा कमेंट्स का, ठीक है। कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि आपने अपने कोड के साथ साथ कोई हेल्पिंग मटेरियल इंग्लिश, उर्दू या किसी भी लैंग्वेज में ऐड करना है, या फिर कह लो कि अपने कोड के आपने कमेंट्स या फिर आपने क्या करनी है उसके लिए हिंट्स वगैरह ऐड करने हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं कमेंट्स, ठीक है। ओके, जो ग्रेइश कलर में आ रहा है, अगर आप इस कमेंट को रिमूव कर भी दें तब भी आपके कोड को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब भी आपका कोड इफेक्ट नहीं होगा। हम ये कमेंट करते हैं सारे के सारे रिमूव्स, और जो एक्चुअल कोड पे जाते हैं हमारे पास स्टार्टिंग कुछ इतना सा कोड होगा। ये हमारे पास स्टार्टिंग कोड है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जावा एप्लीकेशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ रहा है, मेरी जावा एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश मेरा ये कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ये कंपाइलर सी लैंग्वेज भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। फिलहाल सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ सकता है, जावा, ठीक है। इसको कमेंट करना हो तो प्लस स्लैश करोगे तो कमेंट हो जाएगा, फिर उसी चीज को दोबारा कंट्रोल प्लस स्लैश करोगे तो अनकमेंट हो जाएगा। ओके, सबसे ऊपर आया आपका पैकेज, ठीक है। पैकेज को हम इन डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखें, पैकेज रिप्रेजेंट करता आपका फोल्डर नेम, पैकेज रिप्रेजेंट करेगा आपका फोल्डर नेम। हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐप के दो पैनल्स हैं, एक ड्राइवर पैनल है और एक आपके पास राइडर पैनल है, ठीक है, या कस्टमर पैनल है। तो एक फोल्डर होगा ड्राइवर का, एक फोल्डर होगा कस्टमर का। जितनी ड्राइवर की प्रोग्रामिंग फाइल्स है वो ड्राइवर के फोल्डर में आएंगी, तो उसका पैकेज ड्राइवर होगा, ठीक है। जितनी कस्टमर की फाइल्स है वो कस्टमर के फोल्डर में आएंगे, उसका पैकेज क्या होगा, कस्टमर, ठीक है। ओके, देन हमारे पास आ रहा है पब्लिक क्लास इंट्रो, ठीक है। अभी क्लास के कॉन्सेप्ट को हम स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम इन डिटेल पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखें, दिस इज योर मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या है, ये की चीजें हम कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए जो आपके पास काम है, जितना भी आपने भी फिलहाल पहले दो लेक्चर्स में काम करना है, इस मेन के इनसाइड करना है, ठीक है। मेन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मेन फंक्शन, मेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन फंक्शन। एंड ये मैंने हिंट में आपको बता दिया, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर जावा एप्लीकेशन। अगर आपके पास 5 से 6 जावा फाइल्स आ रही हैं तो किसी एक फाइल में इस मेन का होना जरूरी है। जिस तरह आपने इंट मेन के नाम से पढ़ा हो, ठीक है। आपने वर्डप्रेस में index.php या index.html की फाइल पढ़ी है, वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है ये वाला पेज सबसे पहले लोड करना है। तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अबाउट अस का पेज है, एक आपके पास पोर्टफोलियो का है, एक कॉन्टेक्ट का है। किसी एक पेज में क्या होना चाहिए, ये मेन फंक्शन होना चाहिए। वहां से आपकी एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग क्या होगी, स्टार्ट, ठीक है। ये मेन फंक्शन है। तो प्रोग्रामिंग में किसी भी चीज को स्टार्ट या एंड करना है, वो आपके पास होता है कर्ली ब्रेसेस। ये क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट, ये आ रहा है क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। ये मेरे मेन फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट और ये मेरे मेन फंक्शन का क्लोजिंग पॉइंट। तो आपने फर्स्ट 2 क्लासेस में जितना भी काम करना है, सारा का सारा इसके इनसाइड, जितना भी काम करना है सारा का सारा इसके इनसाइड। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। ओके, सो अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा वेरिएबल्स का, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट किस चीज का आ जाएगा, वेरिएबल्स का आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं जब भी आपने डेटा स्टोर करना है। वेरिएबल्स आप यूज करेंगे जब भी आपने डेटा स्टोर करना है, ठीक है। इन शॉर्ट बात करें तो हमारा जावा प्रोग्राम या कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, उसकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी क्या है, उसने इनपुट लेनी है, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करनी है, और प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या बन जाएगी, हमारी आउटपुट बन जाएगी, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स है यही काम कर रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट में भी आपको सर्च में इनपुट देते हैं, वो डेटाबेस से कोई परफॉर्मेंस या कोई काम करता है प्रोसेसिंग, और उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे देता है। अब आपने जो कंप्यूटर को इनपुट देनी है, तो पहले इनपुट स्टोर करनी पड़ेगी। पहले क्या करनी पड़ेगी, इनपुट स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपके पास डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेरिएबल्स। डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या यूज किया करेंगे, वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होगी, टू स्टोर
डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस दौरान जो डेटा सेव करना है वो कौन कर सकता है, वेरिएबल्स कर सकता है। ठीक है, जब तक डेटा स्टोर नहीं करोगे डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते। देखो आपके कंप्यूटर ने डाटा प्रोसेस किया, आपको रिजल्ट में क्या लो एक बुक का डाटा उसमें शो करना है, तो पहले बुक का डाटा सेव करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, कहीं पे सेव होगा तो प्रिंट आउट या आउटपुट में आएगा, कहीं पे सेव होगा तो इनपुट में जाएगा। ठीक है, तो डाटा सेव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेरिएबल्स यूज किया करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्रिएट करने का तरीका हर लैंग्वेज की तरह यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आता है आपके पास डेटा टाइप। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डेटा टाइप। उसके बाद आता है वेरिएबल का नेम। ठीक है, फिर आता है इक्वल टू। ठीक है, और इक्वल टू के बाद क्या आ जाती है उसकी वैल्यू, और उसके एंड पे आता है सेमीकोलन। ठीक है, ले जी अब एक एक चीज एक एक करके इसको देखते हैं। डेटा टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है किस तरह का डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। ठीक है, नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस वेरिएबल का नाम क्या है, उस वेरिएबल का नाम। अगर जिस तरह मैथ्स में करते हैं x इज इक्वल टू 10, तो x में क्या स्टोर हो गया 10। ठीक है, x प्लस x किया तो आपको पता क्या आंसर आना चाहिए 20, x मल्टीप्लाई बाय x 100। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ गया, x उसका नाम आ गया। ठीक है, इक्वल टू को प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं बोला, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर ये पहले सेमेस्टर में पढ़ा थे। ठीक है, हमने कब की है डिग्री, मेरे ख्याल से 2017 ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामिंग में की, जब डिजाइनिंग में बात। ओके, वैल्यू आ गया आपका कंटेंट 10 20 30 100 40, आपका नाम, कोई ट्रू फॉल्स, कोई पॉइंट में वैल्यूज। ठीक है, सेमीकोलन होता है आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये बताता है यहाँ पे एक कमांड खत्म हो गई है, अब दूसरी कमांड आप लिखने लगे। तो अपने कोड को नीट करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं, एक एक कमांड को एक एक लाइन पे लिखते हैं। हम एक कमांड्स को मल्टीपल कमांड्स को सिंगल लाइन पे लिख सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आएगी बोला, एक तो कोड रीड करना मुश्किल हो जाएगा, दूसरा इन फ्यूचर अगर एरर आता है, आपने एक लाइन में 4 कमांड्स लिखी हैं, वो कह देगा इस लाइन पे, अब आपको चारों में से नहीं पता किस पे है। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अगेन ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड इसे नहीं कर सकता, ये कमेंट है। तो डेटा टाइप पे हम सबसे पहले देखते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा इंट का। ठीक है, इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यूज, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है, इंट इज योर डेटा टाइप। इसको हम जरा इसके नीचे नीचे लिख लेते हैं। इंट आपकी डेटा टाइप है, आई आपका उसका नाम है, और इक्वल टू में 100 क्या आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब है हमारी मेमोरी में किसी जगह पे वैल्यू पड़ी है 100, किस जगह पर वैल्यू क्या पड़ी है 100, लेकिन हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को किस तरह से पता चलेगा, किससे मैं वैल्यू एक्सेस करूंगा, आई से। किससे मैं वैल्यू एक्सेस करूंगा, आई से करूंगा। ठीक है, और इसने बता दिया कि आई के अंदर किसी का नाम स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, किसी का नाम वकास है तो वो आई में स्टोर नहीं कर सकता। आई में 100 200 1000 5000 ये वैल्यू स्टोर हो सकती है। ओके, सो दिस इज योर डेटा टाइप, दिस इज योर वेरिएबल नेम, एंड दिस इज योर वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हमारे पास काम है, राइट। इस कोड को थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से कोड बनेगा। इंट आई इज इक्वल टू 100, और ये सेमीकोलन क्या है, ये आपके पास एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। मैंने एक और वेरिएबल यूज किया डबल। ठीक है, यहाँ पे भी कोड लिख सकता हूँ, लेकिन अच्छी अप्रोच क्या है, मैं अगली कमांड नेक्स्ट लाइन पे लिखूँ। अगली कमांड कहाँ पे लिखूँ, नेक्स्ट लाइन पे। सो इंट के कुछ नुकसान आपके पास ये हैं। इंट का साइज आपके पास आता है 4 बाइट्स। इंट का साइज कितना आता है, 4 बाइट्स। ठीक है, 4 बाइट्स का मतलब है 32 बिट्स, मतलब 2 रेज टू पावर 32 फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब 2 रेज टू पावर 32 से बड़ी वैल्यू होगी, वो इंट अपने अंदर स्टोर नहीं करवा सकता। 32 बिट्स में कितने डिजिट आ रहे हैं, काफी बड़ी वैल्यू है। 2 रेज टू पावर 10 होता है 1024, फिर उसको 22 टाइम्स और डबल करते जाओ, काफी बड़ा नंबर होता है। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, 4 बाइट से बड़ी वैल्यू अगर आपके पास आती है
तो वो किस में स्टोर होगी, वो फ्लोट, उसके लिए हम एक डेटा टाइप यूज करेंगे। सो फ्लोट में हमारे पास इशू ये आता है कि फ्लोट में आपके पास सॉरी इंट में इशू ये आता है कि डेसिमल में डाटा स्टोर नहीं होगा। इवन आपका आंसर 10 पॉइंट है ना, प्रिंट करोगे तो 10 शो होगा, ठीक है, पॉइंट में डाटा स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास डाटा टाइप अवेलेबल है फ्लोट के नाम से, फ्लोट डाटा टाइप एफ वेरिएबल नेम इक्वल टू यहाँ पे किया 10.5 एफ। तो ये 0.5 फ्लोटिंग वाली जो आ रही है ये इंट में स्टोर करोगे तो 0.5 को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, राउंड ऑफ भी नहीं करेगा, क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। और इसका साइज भी हमारे पास सेम है 4 बाइट्स, ठीक है, इसका साइज भी कितना है 4 बाइट्स। अब पॉइंट ये कि हमें डेसिमल और उससे बड़ी वैल्यू की अगर जरूरत पड़ जाती है तो उसके लिए डाटा टाइप अवेलेबल है डबल। डाटा टाइप कौन सी अवेलेबल है, डबल। तो सी में, सी प्लस प्लस में, आपकी सी शार्प में तकरीबन यही डाटा टाइप्स यूज होती है। डबल वेरिएबल नेम क्या रखूं, कुछ भी रख सकता हूँ, एफ नहीं रख सकता, ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एफ ऑलरेडी यूज हो चुका है, ये पॉइंट याद रखना है। अगर आपने कोई वेरिएबल नेम ऐसा ले लिया जो पहले से क्रिएट हुआ तो आपको एरर दे देगा। गेस करो एरर क्यों देगा, बता, क्योंकि वो नेम से, तो मतलब कंप्यूटर को क्या ये इसको कंपाइलर को क्या मसला होगा, उससे एग्जैक्ट उसे पता नहीं चलेगा कि जब आप एफ को यूज कर रहे हो क्या इस वैल्यू को यूज करूं या मैं इस वैल्यू को यूज करूं, उसे समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो याद रखें वेरिएबल नेम में जो पहली दफा काम कर रहे हैं आपके पास डुप्लीकेट नेम नहीं, डुप्लीकेट नेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल नेम आप इंट भी नहीं रख सकते क्योंकि इंट क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है। इंट आपके पास क्या आ रहा है कि रिजर्व, कि आप वो भी नहीं आ सकते, ठीक है। वेरिएबल नेम में मैंने लिखा माय वेरिएबल, तो वेरिएबल नेम में स्पेस भी नहीं आ सकती, वेरिएबल नेम में स्पेस भी नहीं आ सकती। हाँ, अगर कह लो कि जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह वेरिएबल बनाना है तो आप स्पेस की बजाय हाँ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, आप स्पेस की बजाय अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, वो बताता हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आप F1 यूज कर सकते हैं, F अकेला वन, वो बताता हूँ, अकेला वन यूज कर सकते। फिलहाल ये देखें F1 आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, अब कंप्यूटर को पता है F को एक्सेस करेगा तो उसे क्या डाटा मिलेगा 10.5, F1 को एक्सेस करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास 1 टेट्रा 0.99। ये क्लियर है, ओके। और लास्ट रूल ये है वेरिएबल का नाम न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता, एंड न्यूमेरिक से हो सकता है लेकिन न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये आपने चीजों में ख्याल रखना है जब भी आप लोग वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट करें। हमारा वेरिएबल किस नाम से आ गया, डबल डी के नाम से, वेरिएबल किस नाम से आ गया, डी के नाम से। और उसके अंदर आपके पास क्या आ गया, डेटा सेव हो गया, इसका साइज आपके पास होगा 8 बाइट्स, इसका साइज हमारे पास क्या होगा 8 बाइट्स, ठीक है। हमारे पास क्या गया, कुछ डेटा टाइप्स आ गए। उसके बाद फिलहाल एक और डेटा टाइप देखें, जब आपने कोई एड्रेस, कोई नेम, कोई डिस्क्रिप्शन, कोई पैराग्राफ सेव करना, उसके लिए क्या यूज होगी, स्ट्रिंग यूज होगी। ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गई, आपके पास एक डेटा टाइप, एस हमारे पास क्या आ रहा है, वेरिएबल है, ठीक है, एस क्या वेरिएबल नेम आ रहा है। अब स्ट्रिंग में आप क्या कर सकते हैं, मैंने लिखा दिस इज माय जावा प्रोग्रामिंग, दिस इज माय बुक, ठीक है। तो इंग्लिश, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में जो डाटा यूजर को शो करवाते हो, जो पैराग्राफ हेडिंग्स में लिखते हो, वो यहाँ पे आप वेरिएबल किस नाम से बनाते हो, स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। तो याद रखो जो डाटा एज इट इज शो करना है वो आता है हमेशा डबल कोट्स में, हमेशा डबल कोट्स में आएगा, ठीक है। सो कोई भी इंग्लिश उर्दू में आपने डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स, टाइटल, प्राइस वगैरह शो करनी है वो हमेशा किस में आ जाएगी, डबल कोट्स में आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट हम डेटा टाइप देखते हैं, हमारे पास होती है बूलियन के नाम से, ठीक है। लास्ट हमारे पास डेटा टाइप कौन सी यूज होगी, फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं। लास्ट हमारे पास एक डेटा टाइप यूज होगी बूलियन के नाम से, ठीक है। बूलियन b इज इक्वल टू, अब बूलियन में या तो ट्रू सेव हो सकता है या तो फॉल्स, ठीक है।
बूलियन हम यूज करते हैं जब भी आपने कंडीशंस वगैरह को चेक करना हो। ट्रू आंसर है तो आप ये काम कर लो, फॉल्स आंसर है तो आप ये वाला काम कर लो, ठीक है। तो बूलियन बी में या तो ट्रू आ सकता है या फिर आपके पास क्या वैल्यू स्टोर हो सकती है, फॉल्स, ठीक है। सब हमारे प्रोग्राम में देखें कितने वेरिएबल्स क्रिएट हो गए हैं, 5। हमारे पास कितने वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, 5 वेरिएबल्स क्रिएट हो गया, ठीक है। आई एफ डी एस और बी। एस को अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा, दिस इज माय बुक, ठीक है। एफ को शो करवाऊंगा तो क्या शो हो जाएगा, 10.5। सो हमारे पास क्या काम है, ये बूलियन बी इज इक्वल टू फॉल्स, ये हमने क्या कर लिया, कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। ले जी, अब हमारे पास एक कमांड आपने याद रखनी है जब भी स्क्रीन पे कोई आउटपुट शो करनी है, ठीक है। आपने अगर जावा स्क्रिप्ट में काम किया होगा तो console.log या php आपने echo यूज किया होगा, या सी शार्प में भी आपने बस डॉक्यूमेंट या console.writeline होता है, सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ होता है, सी वो सी में होता है, सी प्लस में सी आउट यूज होता है, डिफरेंट कमांड्स हैं हर एक में। यहाँ पे हम यूज करते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये आपके पास एक कमांड आ रही है जो कि आपने मैसेज स्क्रीन पे जो भी यूजर को शो करना है वो आप किस में करोगे, प्रिंट एलन, ठीक है। तो मैंने बताया जो आपका मैसेज है जो इंग्लिश उर्दू में आपने लिखना है, आप सोच के बताओ जो हमारा मैसेज है, मेरा मैसेज है द मेन प्रोग्राम इज रनिंग, तो डाटा टाइप कौन सी बनती है इनमें से, मेरे मैसेज की स्ट्रिंग बनती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमेशा किस में आती है, डबल कोट्स में। डबल कोट्स में आप यहाँ पे जो लिखोगे ना, मैंने लिखा मेन प्रोग्राम इज रनिंग, तो आप जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, बिल्ड करोगे, रन करोगे, आउटपुट में क्या शो हो जाएगा, मेन प्रोग्राम इज रन, ठीक है। तो रन की शॉर्टकट की F6 है, या फिर आपके पास ये बटन है ये ग्रीन कलर का, ठीक है। इसको प्रेस करें, ये F6 याद रख लें, तो जैसे ही प्रोग्राम बिल्ड हुआ आपको स्क्रीन पे आउटपुट आ गई क्या, मेन प्रोग्राम इज रन, ठीक है। अगर आप लाइक यहाँ पे इधर से कुछ इस तरह के करेक्टर्स ऐड करें तो एज इट इज आपको ये स्क्रीन पे क्या शो हो जाएंगे, ये आपको एज इट इज क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो डबल कोट्स में आप जो लिखोगे वो आपको स्क्रीन पे एज इट इज क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा या शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये वेरिएबल्स क्रिएट करना और कोई भी मैसेज प्रिंट करना, ये पॉइंट समझ आया अच्छी तरह, ठीक है। ओके, अब मैं दोबारा एक आउटपुट की कमांड लिखता हूँ। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ आई, क्या प्रिंट हो जाएगा बोला, इंटीजर की वैल्यू 100, ठीक है। मैंने रन किया, आपको अगली लाइन में क्या प्रिंट हो गया, आई। अगर आई आपके पास डबल कोट्स में होता इस तरह से, अब स्क्रीन पे क्या शो होना था, एज इट इज आई आपको क्या हो जाना था, शो होना। ये पॉइंट याद रखना है, डबल कोट्स में जो लिख रहे हो एज इट इज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और अगर किसी वेरिएबल से वैल्यू लेनी है तो वो उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं एफ लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, 10.5। अगर कैपिटल एफ लिखूंगा फिर क्या होगा, एरर आएगा। एरर गेस करो बोला, क्यों दे रहा कंप्यूटर, ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं है जिसका नाम ने क्या रखा, कैपिटल एफ, हमारा है स्मॉल और स्मॉल एफ डिफरेंट है, केस सेंसिटिव। लैंग्वेज आपकी तकरीबन सारी केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। कैपिटल लेटर्स किसी और पर्पस के लिए यूज है, स्मॉल लेटर्स का आप कोई और पर्पस बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया इस तरह से, ठीक है। अब आपके पास क्या होगी, फ्लोट या एफ की वैल्यू आपको एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये पॉइंट समझ आ गया अच्छी तरह, ओके गुड। अब ये देखो, हम जितने में मैसेज लिखूंगा, फॉर एग्जांपल एक और किया और यहाँ पे लिख दिया एस, तो क्या आ जाएगा, तीसरी लाइन में प्रिंट होकर दिस इज माय बुक। अब मैं चाहता हूँ दो मैसेजेस को इकट्ठा करना, कंबाइन करना या कंकैटिनेट करना। मल्टीपल लैंग्वेजेस में कॉमा यूज होता है, यहाँ पे प्लस यूज होता है। पीएचपी में कॉमा यूज होता है, यहाँ पीएचपी में शायद प्लस नहीं यूज होता है, नहीं ये डॉट नेट में तो, और डॉट नेट में कॉमा यूज होता है, इधर आपको प्लस यूज होता है, ठीक है। इधर क्या यूज होगा, प्लस। तो मैंने पहला मैसेज लिखा, दी फ्लोटिंग वैल्यू इज, अब एक मैसेज आपके पास ये एज अ स्ट्रिंग बन रहा है, दूसरा मैसेज एफ एज आपका क्या बन रहा है, फ्लोट बन रहा है, ठीक है। दो मैसेजेस को कंबाइन करने के लिए प्लस,
दो मैसेजेस को कंबाइन करने के लिए प्लस, दो के साथ प्लस करके एक और तीसरा मैसेज भी ऐसे कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जितने मैसेजेस को इकट्ठा या जोड़ना है उसके लिए हम जावा में कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस का ऑपरेटर, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, प्लस का। तो वेरिएबल्स क्रिएट करना और वेरिएबल्स प्रिंट करना, यहां तक समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं, थोड़े से अपने डाटा पे कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं, डाटा पे कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिस तरह हमने लास्ट क्लास में किया था। तीन नंबर्स का सम और एवरेज लेते हैं। तीन नंबर्स आपने इनपुट करने और आप उनका पहले सम बताओ इतना आ रहा है, फिर आप बताओ उनकी एवरेज कितनी आ रही है, ठीक है। तो हमें तीन वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, हमें पहले नंबर के तीन वेरिएबल्स, ठीक है। हमने किया डबल d1 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। फिर डबल d2 इज इक्वल्स टू 400 और लास्ट में हमारे पास डबल d3 इज इक्वल्स टू 999। ये हमारे पास क्या आ गया, तीन वेरिएबल्स, ठीक है। अब इन तीन वेरिएबल्स का सिंपली सम किस तरह आएगा, d1 plus d2 plus d3 divided by 3। ये फिलहाल सिर्फ सम, ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया, ठीक है। अब सम पे शो करना है, सम पे कोई ऑपरेशन करना है तो सम को किसी वेरिएबल में स्टोर या सेव करवाना पड़ेगा। तो अगेन इक्वल टू क्या करता है, राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर लेगा, स्टोर कर। ये इक्वल टू असाइनमेंट रिपीटर था, राइट हैंड साइड से वैल्यू उठा के लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कर देगा, ठीक है। सबकी डेटा टाइप्स क्या है, डबल है। जो रिजल्ट होगा वो भी किस डेटा टाइप में आएगा, डबल में आएगा, ठीक है। तो इस सम की डेटा टाइप भी क्या होनी चाहिए, डबल। ये क्लियर है कि हमारे पास क्या आ गया, सम। है क्लियर आपको, ओके। अब अगर आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है तो डबल एवीआरजी के नाम से मैंने एवरेज के नाम से वेरिएबल बनाया, इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 3। देखो ना, सम एक दफा हमने निकाल तो लिया, फिर दोबारा हम क्यों करें, d1 प्लस d2, सम डिवाइडेड बाय 3 करो। ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ तक हमारे पास वो सम और एवरेज आ गया, ठीक है। आगे मैं सिंपली क्या किया, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पर हम मैसेज लिख देते हैं सम ऑफ थ्री वैल्यूज इज इक्वल्स टू, प्लस लगा के हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा के यहाँ पे क्या आ गया, सम। तीनों नंबर्स का सम आ गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, और यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवा दी, एवरेज प्रिंट करवा दी, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दी है, एवरेज। अब प्रोग्राम रन करेंगे तो तीन नंबर्स की हमारे पास एक तो सम आ गया और दूसरा हमारे पास क्या आ गई, उसकी एवरेज आ गई, ठीक है। तीन नंबर्स का सम आ गया और तीन नंबर्स की एवरेज आ गई। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में एक छोटा सा मसला है, जितने मर्जी दफा आप नंबर ऑफ टाइम्स रन करो हर दफा सेम आउटपुट आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं वैल्यूज ऑफ यूजर इनपुट करें, जैसा हमने लास्ट टाइम काम किया था, ठीक है। वैल्यूज कौन एंटर करे, यूजर, ठीक है। तो उधर इनपुट के लिए हमने कंसोल डॉट इनपुट इस तरह का फंक्शन होता है, ये रीड लाइन होता है, ओके ओके। यहाँ यस सी इन आपने पढ़ा होगा या स्कैन एफ पढ़ा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, यहाँ पे इनपुट लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इस 100 की जगह वैल्यू कौन एंटर करे, यूजर, जो प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है। तो जी हमने यहाँ पे एक मैसेज लिखा इस तरह से, मतलब अब प्रोग्राम ने आपका यहाँ पे होना स्टॉप, हमने यूजर को मैसेज करवा दिया इनपुट फर्स्ट वैल्यू, मैसेज यहाँ पे शो करवा दिया इनपुट फर्स्ट वैल्यू। अब जब आप लोगों ने यूजर से इनपुट्स लेनी है तो वहां पे क्लास यूज होगी स्कैनर के नाम से, वहां पे क्लास यूज होगी किस नाम से, स्कैनर के नाम से, ठीक है। ये कोड फिलहाल एज इट इज याद रख लें, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। स्कैनर, उसका स्कैन कह लो एक किस्म का वेरिएबल नेम, और उसको आपने इनिशियलाइज करवाना है किससे, न्यू स्कैनर, और यहाँ पे आपके पास आएगा सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ये हमारे पास कह लो स्कैनर की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी या क्लास है, स्कैनर की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी या क्लास आ रहा है, ठीक है। जिस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंपोर्ट या हैश इंक्लूड आपने पढ़ा होगा कभी, या आप पीएचपी में रिक्वायर या इंक्लूड का कभी कीवर्ड यूज किया हो, रिक्वायर, ठीक है। किसी डीबी वाली फाइल का कनेक्शन किसी इंसर्ट वाले में चलाना हो तो रिक्वायर करते हैं, ठीक है।
दूसरी फाइल का कोड इस फाइल में क्या करना है, ऐड करना है या इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जावा में इंपोर्ट का कीवर्ड होता है, जावा में कौन सा कीवर्ड यूज होगा, इंपोर्ट। हम स्कैनर एक प्री डिफाइंड क्लास है, कह लो प्री डिफाइंड फीचर जिसको हमने इस अपनी इंट्रो वाली क्लास में क्या करना है, इंपोर्ट या इस्तेमाल करना है। शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस एंटर, मैंने प्रेस किया ऑल्ट प्लस एंटर, यहाँ पे उसने हिंट में दे दिया ऐड इंपोर्ट। जैसे मैंने किया तो बिल्कुल टॉप पे क्या हुआ, एक इंपोर्ट स्टेटमेंट, टॉप पे हमारे पास क्या आ गया, एक इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गया। तो ये स्कैनर आपकी एक क्लास है जो कि इनपुट के फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जो कि इनपुट के फंक्शंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इस 100 की जगह आप लोगों ने यूज करना है क्या जी, आप इंपोर्ट, हाँ ठीक है, इंपोर्ट बस, ठीक है, हाँ इंपोर्ट का कीवर्ड, फिर क्लियर है ये पॉइंट, ओके गुड। तो हमने यूज किया स्कैन डॉट नेक्स्ट डबल, इनपुट लेना हो तो नेक्स्ट इंट, फ्लोट लेना हो तो नेक्स्ट फ्लोट, डबल लेना हो तो नेक्स्ट डबल। अब मैं बताता हूँ ये फंक्शन क्या काम करेगा। ये फंक्शन आपके प्रोग्राम को आप अगर रन करो तो देखो स्टॉप कर दिया, यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ये फंक्शन वेट कर रहा है फॉर यूजर इनपुट, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, वेट कर रहा है फॉर यूजर इनपुट। जो भी आप डाटा एंटर करोगे यहाँ पर आपका फेच या गेट होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फेच होगा। इक्वल टू क्या करेगा, जो भी डाटा आया उसको D1 में क्या करवा देगा, स्टोर करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने 112 एंटर किया या 114 एंटर किया, ये आपके पास किस में स्टोर हो जाएगा, D1 में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 114, 400, 999 इन तीनों की हमारे पास क्या आ गई है, एवरेज, इन तीनों की क्या आ गई है, एवरेज आ गई। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक और मैसेज किया एंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है। और इधर भी क्या यूज कर ले 400 की जगह, स्कैन डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक हो गया। इधर भी हम यही यूज कर लेंगे, स्कैन डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। और इधर मैसेज हम प्रिंट करवा देते हैं इनपुट थर्ड वैल्यू, यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट करवा देते हैं, इनपुट थर्ड वैल्यू। ये पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब अगर हम प्रोग्राम चलाएं तो वेट कर रहे हैं एंटर फर्स्ट वैल्यू, वो एंटर की 111, दूसरी वैल्यू एंटर की हमने 543, तीसरी वैल्यू एंटर की 343, तीन वैल्यूज। अब जो यूजर एंटर कर रहा है उसका सम और उसकी एवरेज आ रही है, वो तीन वैल्यूज जो यूजर ने रन टाइम पे एंटर की हैं उसका सम और उसकी हमारे पास क्या आ गई है, एवरेज आ गई है, ठीक है। दोबारा रन करो तो 12, 32 और 69, अब इन तीन की आ गई। अब हमारा प्रोग्राम डायनेमिक है, रन टाइम पे जो डाटा दोगे उस डाटा की हमारे पास क्या आएगी, एवरेज आउटपुट या प्रोसेसिंग होगी। यहाँ तक पॉइंट समझ आया,